तो आज हम बात करने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। तो देखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में बताने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि पहले तो ये पूरी वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको समझ में आ गया तो आपका ये टैलेंट माना जाएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपकी कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत बच्चों के समझ में नहीं आती, ठीक है। तो देखो, समझ में आ गया तो समझने आप में टैलेंट है, और नहीं समझ में आया तो आपकी गलती नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझने से पहले हम इससे पहले वाले जो हमने पढ़ा है, 2 वीडियो में मैंने आपको बताया है कि डी ब्रोगली के बारे में और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। अगर नहीं देखा तो जाकर के दोनों वीडियो देख लेना। और देखो, सबसे पहले डी ब्रोगली ने ये बताया था कि इससे पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ते थे कि लाइट वेव की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। लेकिन बाद में डी ब्रोगली ने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसके बाद तो अलग ही फिर थ्योरी आने लग गई, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल माना जाता था, लेकिन डी ब्रोगली ने सीधा ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल के साथ साथ वेव की तरह भी मूव करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि जब वेव की तरह मूव करता है तो फिर तो उसकी, और उसके बाद फिर हिजनबर्ग आ गए। उन्होंने ये बता दिया कि हम एक साथ एक्यूरेटली हम एग्जैक्ट पोजीशन उसकी इलेक्ट्रॉन की और एक्यूरेट मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने बता दिया एक साथ नहीं फाइंड कर सकते हम उसकी एक्यूरेट मोमेंटम और पोजीशन इलेक्ट्रॉन की। तो इन दोनों जो साइंटिस्ट थे ना, दोनों डी ब्रोगली और जो ये हिजनबर्ग थे, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें ये पता लगाना था कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन कहाँ होगी। अगर मान के चलो ऑर्बिट के चारों तरफ भी मूव कर रहा है, मान के चलो ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर अगर ये मूव कर रहा है तो ऐसे कर रहा होगा मूव, ठीक है, वेव की तरह। तो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर आखिर, ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ अगर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आखिर होगा कहाँ पे, क्योंकि ये पूरा वेव है ना, तो इलेक्ट्रॉन आखिर होगा कहाँ पर। वेव तो वेव की तरह मूव कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वेव की तरह बिहेव करता है। तो किसने बताया था? ये बताया था डी ब्रोगली ने। और हिजनबर्ग ने क्या बता दिया कि आप इसकी एक्यूरेट मोमेंटम और इसकी एक्यूरेट पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके बाद श्री श्रोडिंगर आए, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन है पूरी, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। ये मैथमेटिकल इक्वेशन ये बताती है हमें कि जब वो वेव की तरह मूव कर रहा होगा ऑर्बिट के उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी। देखो, वेव की तरह मूव कर रहा है तो हम एग्जैक्ट पोजीशन तो इसके द्वारा भी नहीं बता सकते, लेकिन उसकी मैक्सिमम चांसेस कहाँ है इलेक्ट्रॉन होने की, 90 से 95% तक हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा। अगर वो मूव कर रहा है उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, ठीक है, हम ये बता सकते हैं वहाँ पर कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, ठीक है। तो हम एक्यूरेट तो इससे भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो वेव है, वेव की तरह मूव कर रहा है, तो वेव की तरह मूव कर रहा है तो हम उसकी पोजीशन तो नहीं बता सकते हम उसकी। तो इसलिए हम 90 से 95% प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मैथमेटिकल इक्वेशन को समझने की कोशिश करना। ये अगर सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर एक ही डायमेंशन में अगर मूव कर रहा है, एक ही, जैसे एक्स एक्सिस पे ही सिर्फ मूव करता, वो मान के चलो एक्स एक्सिस पे सिर्फ मूव करता इलेक्ट्रॉन, 1 डायमेंशन में करता, तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे माना जाता। ये सिर्फ ये लिखते हम d² साई, ये साई बोलते हैं इसको, ये साई का PSI, इसको साई बोला जाता है, ठीक है। साई का ये मैथमेटिकल साइन है, d² अपॉन d² साई अपॉन dx²। अगर सिर्फ 1 डायमेंशन में होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव की तरह मूव कर रहा है उसकी चारों तरफ, तो वो 3 डायमेंशन में होगा। उन्होंने 3 डायमेंशन में बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है। उन्होंने सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं बताया, उन्होंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उन्होंने हर तरीके से बताया कि 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ हो सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये उन्होंने, क्योंकि उन्होंने 3 डायमेंशन में उन्होंने बता दिया इलेक्ट्रॉन की 3 डायमेंशन में पोजीशन कहाँ पर होगी। देखो, जो
ऑर्बिट का जो बताया था, जिन्होंने किसने बताया था, जो बोर ने बताया था ऑर्बिट के बारे में कि ऑर्बिट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है। तो ये तो वन डायमेंशन है ना ये तो, ऑर्बिट सिर्फ, और हमें पता नहीं चला, हमें बस इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन है बस चारों तरफ घूम रहा है ऐसे, लेकिन पूरा डिटेल में उनके बारे में नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, और आगे से कैसे है, पीछे से कैसे है, एक्स एक्सिस, मतलब कि तीनों 3 डायमेंशन में हमें नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इसमें हमें बता दिया था उन्होंने कि उनकी कहाँ पर पोजीशन है, कैसे क्या है, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन में, इसलिए एक्स वाई और जेड तीनों के रिस्पेक्ट में यहाँ पर, इसमें यहाँ पर जो ये जो है ये वेव फंक्शन है, साई वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या होता है, देखो जैसे कोई वेव की तरह अगर मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, तो ये जो है ना एम्पलीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड को भी वेव फंक्शन बोलते हैं। ये जो एम्पलीट्यूड है ना, यही वेव फंक्शन है, यही साई है, समझ में आ गया, यही साई है ये चीज़, ठीक है। तो ये थी मैथमेटिकल इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, कि डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। एच का यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई क्या है यहाँ पर, ई यहाँ पे टोटल एनर्जी ई है, और वी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और ब्रैकेट में फिर साई इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। तो ये आपको याद रखना है, ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाना, ठीक है, ऊपर से ही इसको हम पढ़ेंगे, इसको बस याद रखो। उसकी डेरिवेशन है पर हमें सिलेबस में नहीं है, जब बड़ी क्लासेस में जाओगे नेक्स्ट क्लास में तो वहाँ पर आपको मिलेगी इसकी डेरिवेशन। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप अगर ये भी लिख दोगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत बता दोगे इसके बारे में कि ये क्या बताता है, हमें श्रोडिंगर क्या बताता है, कि इट टेल्स अबाउट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस, चाहे वो कोई भी हो, एक्स एक्सिस में स्पेस में हो, चाहे वाई है जेड, ठीक है, 3 डायमेंशन स्पेस में, वो हमें क्या बताता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा ये हमें बताता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें पता चलती है, ठीक है। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। तो इसके बाद देखो कि अगर ये क्या साई है, और यहाँ पर देखो 2 वैल्यू आएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साई, इसको सॉल्व करने पर हमें साई और साई स्क्वायर मिलेगा, साई और साई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो साई स्क्वायर है ना, ये मेन है यहाँ पर, इसके आगे मैं बता रहा हूँ आपको, ये साई स्क्वायर जो वैल्यू है यही हमें बताता है कि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन की होने की। क्या बताता है, ये साई स्क्वायर जो वैल्यू है ना, ये साई स्क्वायर ही हमें ये बताता है इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, कहाँ पर उसकी डेंसिटी हो सकती है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की होने की। तो देखो एक बात बताता हूँ, मान के चलो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा डार्क साइड सा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डार्क है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ थोड़ा डार्क मैं शेड कर रहा हूँ, और फिर इसके थोड़ा दूर थोड़ा हल्का शेड कर रहा हूँ। मतलब सबसे डार्क कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन जहाँ पर डार्कर साइड होगा वहीं पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। ये हम क्या मान रहे हैं, एक तरह का एक क्या है ये मान रहे हैं, ठीक है, ये ऑर्बिट है, और यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस है, और देखो जहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है, साई स्क्वायर मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड या वेव फंक्शन ऑफ, ठीक है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा मतलब होने का क्या मतलब है कि मैक्सिमम
डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम डेंसिटी लिख लो, डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर की ज़्यादा वैल्यू जितनी होगी उतने ही मैक्सिमम डेंसिटी होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की होने की। मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और जितना दूर जाते जाओगे, ऑर्बिट के जितना पास जाते जाओगे, जितना न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। मतलब जितना पास होगा, न्यूक्लियस के डिस्टेंस जितना पास होगा वहीं इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। समझ में आ गया ये बात? तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये तो है एक ऑर्बिटल के बारे में हमें बताता है, ऑर्बिटल। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें पता चला है ऑर्बिटल के बारे में। मतलब ऑर्बिटल में हमें पता चला कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ मूव करता है, लेकिन नहीं। अब जो श्रोडिंगर ने बताया कि एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में वहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ पर ज़्यादा साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब साई स्क्वायर ज़्यादा होगा, उन्होंने जो अपनी इक्वेशन दी उससे साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की होने की, ठीक है। उन्होंने ऑर्बिटल के बारे में इसके बाद कंसेप्ट आया नया ऑर्बिटल का, कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है ऑर्बिटल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, और जो ऑर्बिटल जो है जहाँ पर जितनी ज़्यादा डार्क साइड होगी न्यूक्लियस के चारों तरफ, वहीं पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, वहीं पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रॉन की मिलने की चांसेस कम होने लग जाएंगे, ठीक है। ये ऑर्बिटल के बारे में बताया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेन जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस क्या है, ये पढ़ेंगे। करते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप समझ जाओगे पूरी तरीके से, भूलोगे ही नहीं। देखो ऑर्बिट हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्बिट क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और ऑर्बिट में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर क्या है, मान के चलो न्यूक्लियस यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये डार्कर साइड कर देता हूँ मैं थोड़ा, जितना डार्क होगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, ठीक है। यहाँ पर कम होगा, ठीक है। तो ऑर्बिट क्या है, इट इज़ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है। इट इज़ अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज़ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज़ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, इट इज स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। और ये क्या लिखोगे, इट इज स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum, ठीक है। it is disc like स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिस्क लाइक होता है, ठीक है। एक न्यूक्लियस ऐसा होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसा होगा, फिर एक और ऐसे होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ, ठीक है। और ये क्या है, इट इज स्फेरिकल, ये स्फेरिकल एंड डम्बेल शेप, मतलब कि ये स्फेरिकल भी होता है ऐसा। देखो ये यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है और ये स्फेरिकल है, ठीक है। और
इसके जो एक ऐसा भी होगा, और ये डम्बल की तरह, डम्बल होता है ना ऐसे डम्बल, ये यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की। ठीक है, आप शेड कर लेना इसको। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, इट इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोई नहीं है। इसमें होती है, मैंने बताया था आपको किस कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये जो होगा ये अभी आपके पास ऐसे भी होता है, ठीक है, ऐसे भी होगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ये जो होगा ये एक्स एक्सिस का होगा, समझ में आया। तो इसको छोड़कर, स्फेरिकल को छोड़ करके डम्बल वाले क्या होते हैं, उनको वो डायरेक्शनल होते हैं। लिख सकते हो एक्सेप्ट स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप दे आर डायरेक्शनल। ठीक है, तो ये थर्ड डिफरेंस था इसका कि बाकी इसको छोड़ करके बाकियों में तो और भी ऑर्बिटल आएंगे अभी इसके बाद। तो वो तो क्या होता है, डायरेक्शन होते हैं उनकी, एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी, जेड एक्सिस भी होगी, समझ जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, दे आर रिप्रेजेंट बाय KLMN। ठीक है, प्रेजेंट बाय शेल्स, सेल से रिप्रेजेंट होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, ये आप 10th में पढ़ चुके हो। ठीक है, के शेल, एल एम एन। और ये क्या किससे रिप्रेजेंट होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सब सेल, दे रिप्रेजेंटेड बाय सब सेल। कौन कौन से होते हैं, SPDF। आप आगे समझ जाओगे, पहले लिख लो इनको, अब इतना याद रखना। लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन कम इन एन ऑर्बिट इज 2n²। कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, 2n², जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ फर्स्ट शेल क्या है, के शेल, के में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2n², n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल, 1 लिखोगे तो 2n², तो 1 लिखोगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 × 2², सेकंड सेल में कितना हो जाएगा, 2 × 4 और 4 × 8, मतलब सेकंड सेल में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर थर्ड सेल में क्या होगा, ये L है, ये M है, फिर 2 8, फिर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, फिर कितने आ जाएंगे, 32। ठीक है, तो 2n² फॉर्मूले के हिसाब से, तो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n²। फर्स्ट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2n² फॉर्मूले के हिसाब से ऑर्बिट में आते हैं। डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें अलग है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन कम, या एकोमोडेटिव लिख सकते हो, इकट्ठे हो सकते हैं, कम कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, वो हैं 2 विद अपोजिट स्पिन। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में आ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक एरो ऐसे, फिर एक एरो ऐसे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऑर्बिट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। ऐसे ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा, और ना ही ऐसे ऐसे, ये भी गलत हो जाएगा। अपोजिट स्पिन, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था टोटल ऑर्बिट और ऑर्बिटल का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ लेना, जो पूछना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जिसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, वो बता देना, मैं आपको नए वीडियो बना दूंगा एक और लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, पढ़ते रहना। थैंक यू।